हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी खूब जम कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है। और देखिए, आज मैं लेकर के आया हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपको इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनाने में बहुत ही काम आएगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से इसको अच्छा से देखेंगे। देखिए, इसमें होता क्या है, सबसे पहले समझना यह है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका नाम क्या है। जैसे दो चर है, दो चर, चर का मतलब होता है, आप ध्यान से देखेंगे, चर का मतलब होता है वैसी संख्या, वैसा कोई भी जो बदलता रहे। जैसे हम ए बी सी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड रख सकते हैं, पी क्यू आर रख सकते हैं, पी क्यू आर एस रख सकते हैं, कुछ भी, यानी ए से लेकर जेड तक कोई भी अगर लिखा हुआ है आपका अल्फाबेट तो वो चर कहलाता है। समझ में आया। चर किसे कहते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, जिसका मान बदलता हो उसे चर कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी एक्स भी है और वाई भी है, तो कितने चर हुए, दो चर हुए। और ये जो लास्ट में सी दिया हुआ ये होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो जिसका मान नहीं बदल सके, जिसका वैल्यू हम लोग नहीं बदल सकते हैं, उसको कांस्टेंट कहते हैं। और दो चर चर कहते हैं जिसका मान बदलता रहे। तो दो चर मतलब एक्स और वाई इसमें रहेगा, पी क्यू हो सकता है, यानी दो चर होना चाहिए। इसलिए इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक ही रेखा में होगा। समझ में आई बात। अब देखिए, इस चैप्टर के बारे में आपको समझ में आ गई। अगला देखिए, कह रहा है कि यदि दो सरल रेखाओं के समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 हो, तो इस तरह का अगर आपके पास कोई समीकरण दिया हुआ हो तब कौन कौन सी शर्त फॉलो करना है, इसको ध्यान से समझना, यही सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि प्रतिच्छेदी या संगत युग या अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी केवल एक हल होने की शर्त क्या होती है, जब a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू, यानी बराबर नहीं हो b1 बाई b2 को, तो प्रतिच्छेदी कहलाएगी, या संगत युग या अद्वितीय हल। फिर से समझेंगे। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब कोई भी जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कहीं एक बिंदु पर उसका कटान हो जाए तो उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी। जैसे यहाँ पे ये कट रहा है, इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी, यानी एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी काट रहा है, तो प्रतिच्छेदी कहेंगे। संगत युग्म का मतलब होता है कि कोई ना कोई हल निकले, एक ही निकले, दो निकले, अनेक हल निकले, तो उसको संगत युग्म कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर केवल एक हल निकल रहा है, इसलिए इसको संगत युग्म भी कहेंगे। अद्वितीय, द्वितीय मतलब होता है दो, और अ मतलब होता है नहीं। अद्वितीय मतलब जो दो हल नहीं हो, यानी दो हल से कम हो, उसको कहते हैं अद्वितीय, यानी केवल एक हल हो। समझ में आया। या इसको एकल हल भी कहते हैं, एकल, एकल हल को ही केवल एक हल या अद्वितीय हल कहते हैं। तो ये कब कहेंगे, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो। इसका मतलब है कि आपके पास दो समीकरण रहेगा, और जब हम उसको लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 5x प्लस 3y प्लस 7। दूसरा समीकरण अगर हम लिखते हैं 2x प्लस 7y प्लस 9 बराबर 0 बराबर 0। तो हमको क्या करा, a1 बाई a2, तो इसमें ये पहला a1 है, दूसरा हो गया a2 नॉट इक्वल टू 3/7। देखिए 5/2 3/7 के बराबर नहीं है, तो क्या कहेगा, आपको एग्जाम में दे देगा, ये आपको समीकरण दे देगा और कहेगा कि बताइए कि अद्वितीय हल होगा या नहीं होगा, या इसमें से बताइए कि कौन सा शर्त फुलफिल करेगा। तो आपको निकाल कर चेक करना होगा कि किसको ये फुलफिल कर रहा है। तो अगर इस तरह से आ जाता है कि पहला a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2, तो उसको कहेंगे कि वो अद्वितीय हल है, यानी केवल और केवल एक हल है। समझ में आया।
देखिए सब कुछ आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए प्रतिच्छेदी समझ में आया कि जहाँ पे कटान बिंदु होता है, ग्राफ जब हम बनाते हैं तो किसी को अगर वो काटता हो तो उसको प्रतिच्छेद करता हो तो प्रतिच्छेदी कहते हैं। संगत युग्म का मतलब है कि जब कोई ना कोई हल निकलता हो, एक हल निकले, एक से अधिक हल निकले, अनेक हल निकले, उसको कहते हैं संगत युग्म। अद्वितीय मतलब दो नहीं हो, यानी दो से कम हो, केवल और केवल एक हल हो, उसको एकल हल भी कहते हैं या केवल एक हल कहते हैं। ये कब कहेंगे? जब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो। समझ में आया? यानी कोई भी वैल्यू हम निकालें और वो एक दूसरे के बराबर नहीं हो तो उसको कहेंगे अद्वितीय हल। समझ में आया? दूसरा देखिए, समपाती, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त। अब देखिए समपाती का मतलब होता है कि कोई अगर हम ग्राफ बना रहे हैं, किसी तरह का कोई ग्राफ बना रहे हैं, हल निकाल रहे हैं, तो ग्राफ पर हमारा सब वैल्यू उसी तरह का आ जाए, बराबर सब आ जाए। यानी दो अगर समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, दो चर वाले दो समीकरण दिए हो और हम वैल्यू निकालें तो सबका मान बराबर आ जाए और वो एक ही पर ग्राफ बने, यानी एक ही लाइन पर वो दोबारा भी जो समीकरण है उसका भी अगर लाइन हम खींचते हैं तो उसको बोलते हैं समपाती। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है सब देखिए एक दूसरे के बराबर है, यानी x का मान दो बार सेम आ जाए, y का मान दो बार सेम आ जाए, यानी a का मान दो सेम आ जाए, b का मान सेम आ जाए, c का मान सेम आ जाए, सब एक दूसरे के बराबर आ जाए और उसका ग्राफ एक ही पर बने। पहले से जो हम खींच रहे हैं लाइन उसी पर दूसरे भी हमारी लाइन जा रही है, तो उसको कहते हैं हम समपाती। समझ में आया? इसमें भी आपका संगत युग्म होगा। संगत युग्म क्यों होगा? क्योंकि अभी मैं बताया हूं कि संगत युग्म उसको कहते हैं जब कोई ना कोई हल निकलता हो। तो देखिए यहाँ पे कितने हल निकल रहे हैं? अनेक हल निकल रहे हैं। तो जब अनेक हल निकलेंगे तो उसको क्या कहेंगे? संपाती का, उसको संगत युग्म कहेंगे। संपाती समझ में आ गया? एक ही ग्राफ पर दोबारा वो लाइन खींची जाए उसको कहते हैं संपाती। इसमें भी संगत युग्म होगा, क्योंकि संगत युग्म होने का शर्त यही है कि आपका एक से अधिक या एक कोई भी हल निकलना चाहिए। अपरिमित रूप से अनेक होने की शर्त क्या क्या होती है? तो क्या होती है कि जब सबका वैल्यू बराबर आए, a1/a2 b1/b2 c1/c2। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए 3/5 इज इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू 3/5। अगर बनाते हैं और सब इसी तरह से आ जाता है तो अब हम कहेंगे कि वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जैसे अगर हम लिखें यहाँ पर 3/5 तो 6/10 भी लिख सकते हैं, काटेंगे तो भी आ जाएगा ये 3/5। इसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपको 9/15 तो भी आ जाएगा 3/5। तो इस तरह से अगर आ जाता है सब बराबर हो जाए तो उसके लिए शर्त यही होता है 1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। उसके लिए क्या कहेंगे कि वो अनेक हल होगा या संपाती होगा। कभी कभी पूछ देगा कि संपाती होने के लिए क्या शर्त होती है, तो फिर आपको ये बनाकर दिखाना होगा कि सबका बराबर करना होगा। बराबर अगर आ गया तो लिख देंगे हाँ ये संपाती है, बराबर नहीं आया तो लिख देंगे संपाती नहीं है, या जिस शर्त को वो फुलफिल करेगा उसके बारे में लिख देंगे। समझ में आया? अगला देखिए, अगला करा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं आपको समझ में आ रहा है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो आपको कभी कभी होता है कि हम ग्राफ बनाते हैं तो एक दूसरे के वो समांतर जाता है इस तरह से, तो उसको हम क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं कहेंगे। असंगत युग्म का ही मतलब होता है कि कोई हल नहीं हो। असंगत युग्म का मतलब कि कोई हल हो ही नहीं, उसलिए यहाँ पे असंगत युग्म कहा गया है। तो जैसे ही आप असंगत युग्म याद करेंगे इसका मतलब है कि कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने की जो शर्त है वो है आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अब पैरेलल लाइन आपको ग्राफ में बता दिया कि पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे को, इसको समांतर कहते हैं। इसका मतलब है कि इस तरह से आ जाए आपको, जैसे आप यही एग्जांपल आप देख लें 3/5 इज इक्वल टू 6/10 नॉट इज इक्वल टू 8/7। देखिए ये तो 3/5 और ये भी आ गया 3/5, काटेंगे 3 दूनी 6 5 दूनी 10, तो ये भी आ जाएगा 3/5। लेकिन ये कितना आ गया 8/7। तो इस तरह का अगर आता है वैल्यू निकाल करके तो कहेंगे कि वो असंगत युग्म है या कोई हल नहीं होगा। तो ये आपका मेन था। समझ में आ गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आ गया। ये तीनों शर्त याद रखेंगे आप ताकि आपको बनाने में आसानी हो। इसी के आधार पर आपको
बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत बना कर आ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज का जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो फॉर्मूला था, कॉन्सेप्ट था, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें ताकि बच्चों को इसका लाभ पहुंच सके। इसके बाद मैं ये 3 चैप्टर है आपका, ये तीसरा चैप्टर है, इसका मैं VVI क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप अगर नए हैं चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको किसी तरह जो भी मैं वीडियो डालूं वो आपको तुरंत पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सके। और जम करके तैयारी कीजिए क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है, ठंड का मौसम है, लेकिन फिर भी आप मन लगा करके पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं, बता सकूं। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।